हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पे, जहां पे मैं आपके लिए हमेशा नई नई वीडियोस लाता रहता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही डरावनी कहानी। ये कहानी लिखी है फेमस मराठी राइटर ने, जिनका नाम है नारायण धारप। वैसे वो जाने जाते हैं डरावनी कहानियों को लिखने के लिए, लेकिन इस कहानी में उन्होंने डर की सारी हदें पार कर दी है और ये कहानी काफी डरावनी होने वाली है। तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सतारा के रास्ते पर हमारी बस बंद पड़ गई थी। सारे पैसेंजर पीछे से आने वाली गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। सब पैसेंजर एक साथ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए वक्त गुजारने के लिए आसपास की बातें कर रहे थे। बातें करते करते बात कब किस्से कहानियों तक चली गई किसी को पता नहीं चला। फिर लोग अपने साथ बीती अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताने लगे। उस वक्त हमारे साथ बैठे एक आदमी ने हमें उनके साथ घटी एक कहानी को सुनाया। वो कहानी कुछ ऐसी थी। उसी साल मैं रेलवे से रिटायर हुआ था। नौकरी में होते हुए मैं अपने बच्चों की पढ़ाई पर कभी ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए इस बार मैंने उनकी पढ़ाई पर ध्यान देने का निर्णय लिया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बड़े से गांव में एक बड़ा सा मकान लेने का निर्णय लिया। मेरे साले साहब ने अपनी जान पहचान से मुझे मेरे लायक एक घर ढूंढ के दिया। वहां सब कुछ ठीक था, बस एक छोटी सी अड़चन थी कि वो मकान गांव में नहीं था बल्कि गांव से बाहर था। लेकिन गांव के लोगों का कहना था कि वहां से जल्द एक सरकारी बस शुरू होने वाली है। बाकी वहां जरूरत की सारी सुविधाएं थी, इसलिए हमने बिना किसी विरोध के उस मकान को खरीद लिया। जब हम बाहर रहने चले गए थे तब गर्मियों का मौसम था। बच्चों के स्कूल शुरू होने में बस 1-2 हफ्ते बाकी थे। हम सब वहां घुल मिल गए थे। उस वक्त मेरा बेटा विकास 10 या 12 साल का था और मेरी बेटी अनु उससे 2 साल छोटी थी। उसी साल अनु के स्कूल ने उसे स्कूल से आने जाने के लिए बस की सुविधा शुरू कर दी थी, इसलिए उसके स्कूल आने जाने का सवाल अपने आप ही हल हो चुका था। बाकी रही विकास की बात, तो मैंने विकास के आने जाने के लिए उसे एक छोटी सी साइकिल खरीद के दे दी। साइकिल को पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। नौकरी से रिटायर होने के बाद मेरे पास करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था, तो मैंने धीरे धीरे मेरे घर के पास ही बगीचा बना लिया। मेरा ज़्यादातर समय उसी बगीचे में गुजर जाता था। कभी कभार ही दोस्त से मिलना या घर से बाहर जाना होता था। अगले 2-3 महीनों में हम सभी उस नए वातावरण में घुल मिल गए थे। उस नए घर में हमने हमारी पहली दिवाली मनाई। दिवाली की छुट्टियां खत्म होकर फिर से बच्चों के स्कूल शुरू हो गए थे और यह तब की बात है जब हमारे साथ कुछ अजीब होने वाला था। इतने महीने विकास को आसपास के सभी छोटे बड़े रास्तों के बारे में मालूम हो गया था। विकास उन्हीं रास्तों के बीच से एक छोटे कच्चे रास्ते से स्कूल जाया करता था। उस रास्ते पर घने और बड़े बड़े बहुत सारे पेड़ थे और उन्हीं पेड़ों के बीच एक पुराना टूटा घर था। उसे घर कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहां सिर्फ ईंट और पत्थर का एक ढेर लगा हुआ था। वहां उस घर की सिर्फ एक ही दीवार बची थी, वो भी सामने की दीवार, और उसी टूटी दीवार की एक चौखट थी। दीवार के दोनों तरफ ऊंची घनी घास उगी हुई थी। उस जंगल जैसी जगह पर झोपड़ियों में किसी इंसानी बस्ती का कोई नामो निशान नहीं था। वहां जाने पर सब कुछ उदास उदास लगता था। उन दिनों ठंड का मौसम शुरू हो गया था, इसलिए बच्चों को स्कूल से घर आते आते अंधेरा हो जाता था। उस दिन मैं किसी कारण से घर पर ही था। मैं एक खिड़की में खड़ा होकर बाहर फैलते अंधेरे को देख रहा था कि तभी मुझे दूर रास्ते पर विकास घर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वो बहुत तेजी से साइकिल चला रहा था, इसलिए घर आते ही मैंने उसे इस बारे में बात करने का सोचा। वो घर के पास आता ही साइकिल को दूर फेंकते हुए भागकर अपने कमरे में चला गया। वो बुरी तरह से घबराया हुआ था, चेहरा भी पसीने से भरा हुआ लग रहा था। मैं जब उसके कमरे के पास गया तो वो हाफते हाफते ही मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने उसके सर पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ विकास, इतने घबराए हुए क्यों हो? उसने काम होकर जवाब दिया, पापा उस टूटे घर के पास कोई है। उस वक्त मुझे उसका कोई है ये कहना थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने उससे पूछा कि कोई है मतलब क्या है, कोई जानवर है, कोई इंसान है? उसने आगे कहा, नहीं पापा, जब मैं वहां से गुजर रहा था ना तब वहां कोई रो रहा था। हमारे घर से उस रोड तक कोई भी बस्ती नहीं थी, कोई भी घर नहीं था, वहां कोई भी रहता नहीं था, इसलिए मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने फिर उससे पूछा, मतलब क्या तूने देखा, मतलब कौन था वहां? उसने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, नहीं पापा, लेकिन वो छोटे बच्चे की आवाज थी। वो सब कुछ मुझे बताते हुए विकास का चेहरा बहुत घबराया हुआ था। मुझे लगा कि अब वो रोने वाला है, क्योंकि विकास बहुत ही नरम दिल और मासूम था। घर में किसी को जरा सा भी कुछ हो जाता तो वो सबसे पहले विकास रोने लगता था, इसलिए मुझे लगा कि शायद उसने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी होगी और वो बात उसके दिल पर लग गई होगी। तो मैंने उसे समझाते हुए कहा, अरे बेटा कोई बात नहीं, बच्चा रास्ता भूल गया होगा, देखो तुम शांत हो जाओ, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। मैंने किसी तरह उसे समझाया और शांत किया, लेकिन ये सब कुछ यहीं आकर नहीं रुका। दूसरे दिन मैं किसी काम से शहर गया हुआ था। रात करीब 7 या 7:30 बजे मैं घर लौटा। घर में आते ही देखा कि घर में सब भागदौड़ शुरू थी, सब परेशान थे। सुशीला मतलब मेरी पत्नी घर आते ही रोते हुए मुझ पर चिल्लाने लगी, इतनी देर से कहाँ थे तुम? ऐसा ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने उसे शांत करते हुए पूछा, हाँ हाँ हाँ
पर हुआ क्या? उसने रोते हुए जवाब दिया, क्या हुआ है? मतलब ये विकास की हालत देखो, इसने अचानक से इतना तेज बुखार आया कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब से स्कूल से वापस आया है तुम्हारे नाम की रट लगा कर बैठा है। सुशीला की बात सुनकर मैं विकास के कमरे में गया। विकास अपनी खाट पर शांत लेटा हुआ था। उसने सर पर कपड़े की पट्टी रखी हुई थी। उस कमरे में जाते ही मुझे अचानक से सब कुछ एकदम से उदास लगने लगा। मैं अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसे जरा कुछ हो जाता तो मैं बेचैन हो जाता था। मैं पास से एक कुर्सी को लेकर उसके पास बैठ गया। वहाँ बैठते ही मैंने विकास के सिर पे हाथ लगाकर देखा। उसे बहुत ज़्यादा बुखार था। उसके होंठ सूख गए थे, आंखें और पैर नम पड़ चुके थे। मेरे स्पर्श होते ही विकास ने अपनी आंखें खोली। मुझे देखते ही उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं आ गया हूँ। उस वक्त उसने फिर से वही बात दोहराई, पापा उस घर के पास कोई बच्चा है। मैंने सुशीला को देखते हुए अपनी बेटी को बाहर ले जाने के लिए कहा और उसे समझाते हुए शांत करने लगा। विकास देखो, अब उस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। तुम जब पूरी तरह से ठीक हो जाओगे ना, तब हम दोनों जाकर वहां देखेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें जल्दी से ठीक होना पड़ेगा। मैं उसे समझा रहा था, लेकिन मेरी बात की तरह उसका जरा भी ध्यान नहीं था। वो किसी सोच में खोया हुआ वहीं से बड़बड़ा रहा था। वो बच्चा बार बार अपनी माँ को पुकार रहा था, बार बार ये कह रहा था कि माँ दरवाजा खोलो, माँ दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ, माँ खोलो ना दरवाजा। ये बात कहते वक्त विकास इतना दुखी हो गया कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें जमा होने लगी थी। मुझे डर था कि कहीं इस बात से उसके दिमाग पर कोई बुरा असर न पड़ जाए, इसलिए मैंने उसका दिल रखने के लिए कहा कि विकास तुम चिंता मत करो, मैं कल जाकर वहां देखूंगा कि वहां कौन है, फिर तो ठीक है ना। मेरी बात सुनकर उसने अगला सवाल किया, पापा आज रात जाओगे ना? मैं उसका सवाल सुनकर हैरान था, लेकिन तसल्ली के लिए मैंने कहा, हाँ आज रात ही जाऊंगा। मैं सोचने लगा था बच्चे कितनी जल्दी बड़ों की बात का विश्वास कर लेते हैं, लेकिन इस विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है। मैंने अगर ये वादा किसी और से किया होता तो आसानी से तोड़ सकता था, लेकिन अगर मैं वास्तव में उस रात वहां नहीं गया होता तो अगले दिन मैं विकास से आंख तक नहीं मिला पाता। मैं लगभग रात 10:30 बजे ठंड में घर से बाहर निकल पड़ा। मेरे एक हाथ में एक बड़ी सी टॉर्च थी और दूसरे हाथ में एक छड़ी थी। जब मैं उस घर के पास पहुंचा तो रात के 11 बज चुके थे। आधी रात में टॉर्च के उजाले से वो नजारा देखने लायक था। उस वातावरण में एक तरह की उदासी और डर था। मुझे वहां पर कुछ भी दिखाई देने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा मन एक तरह की बेचैनी को महसूस करने लगा था। मैंने टॉर्च की लाइट से उस दीवार और उस चौखट के ऊपर घुमाया। कभी लोगों से गुलजार रहने वाली इस जगह की सुनसान बेचैन हालत दिल दहला देने वाली थी। दूर कहीं झाड़ियों से झिंगूर की आवाजें सुनाई पड़ रही थी, लेकिन मेरे पास आसपास गहरा सन्नाटा था। मैंने उस चौखट के अंदर कदम रखा। खानदान और बाहर के शब्दों का वहां कोई मतलब नहीं था। दोनों तरफ सब कुछ वीरान और सुनसान था। बीच में खड़ी थी सिर्फ वो एक दीवार। मैं उस दीवार का इर्द गिर्द चक्कर लगाकर वापस सड़क पर आ गया। हालांकि मुझे यकीन था कि वहां कुछ भी अजीब नहीं होगा, पर मुझे और अधिक अच्छा महसूस हुआ जब सब कुछ वैसा ही रहा जैसा मैंने सोचा था। मैं टॉर्च लेकर अपने घर जाने के बारे में सोच ही रहा था कि उसी क्षण मैंने अपने पीछे एक लंबी आह सुनी। उस आवाज को सुनते ही मैं घबराकर एक जोर की छलांग लगाकर उस घर से दूर चला गया और सभी दिशाओं में टॉर्च की रोशनी को बिखेर कर यहाँ वहां देखने लगा। वहां पर कुछ भी नहीं था और फिर उसके अगले ही पल मैंने एक गहरी सांस को अपने बहुत ही करीब महसूस किया। मैं 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन टॉर्च की रोशनी में मुझे वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर एक आवाज के साथ वो गहरा सन्नाटा टूट गया। माँ दरवाजा खोलो। ये शब्द एक बच्चे के थे। उस घर में महसूस हो रही निराशा मेरे मन को काट रही थी, लेकिन वहां अब भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये जानकर मैंने पागलों की तरह यहाँ वहां टॉर्च घुमाया, लेकिन फिर से मुझे उस छोटे बच्चे की आवाज मेरे कानों में सुनाई दी। यहाँ तो कोई बच्चा अपनी माँ से दरवाजा खोलने के लिए गुहार लगा रहा था। वो अपनी माँ से गुहार लगा रहा था कि माँ मैं आ गया हूँ, दरवाजा खोलो ना, देखो मैं आ गया हूँ। एक बार फिर से वही अनुरोध और फिर वो आवाज धीरे धीरे कम होती चली गई। कभी फिर हिचक हिचक के रोने की आवाज सुनाई देती थी, फिर से वही शब्द सुनाई देते और फिर से सब कुछ शांत हो जाता। कभी लगता था कि वो अनुरोध कर रहा बच्चा दरवाजे के सामने खड़ा है और अंदर जाने के लिए बेचैन है, तो कभी लगता है जैसे कि वो दरवाजे के पास बैठकर बातें कर रहा है, लेकिन शब्द वही थे, माँ दरवाजा खोलो, माँ मैं आ गया हूँ। मैं हैरान होकर अपनी जगह पर ही खड़ा था। मेरे मन में जो डर था वो कब का खत्म हो गया था। अब उस आवाज को सुनकर डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसकी पुकार सुनकर मेरा मन दुखी हो गया था। न जाने कौन सा नन्हा बच्चा न जाने कैसे दर्द के चक्रव्यूह में फंस चुका था। न जाने किसने उस बच्चे को दरवाजे के बाहर खड़ा किया था, और अब वो जिस समय में जिस दरवाजे के अंदर जाना चाहता था वो समय वो दरवाजा इस दुनिया में नहीं था। करीब 15 मिनट तक ऐसा ही चलता रहा। वो पुकार, वो रोने की आवाज मुझे सुनाई देती रही और फिर हताश होकर एक चीख पुकार के साथ वो आवाज आनी बंद हो गई। मैं परेशान था। आवाज बंद होने के बाद भी काफी देर
तक मैं उस आवाज का इंतजार में वहीं खड़ा रहा, लेकिन अब हर तरफ बस सन्नाटा था। जब मैं घर लौटा तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि उस तड़पती आत्मा की मदद के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे ही मैं घर आया, सुशीला ने मुझसे पूछा कि मैं इतनी देर से कहाँ था। मैंने सोचा कि क्या मुझे उससे सब कुछ बता देना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था इस बात का उसके दिमाग पर क्या असर होगा। मैंने बस उससे एक झूठा वादा किया कि मैं उसे सब कुछ कल बताऊंगा। उस पूरी रात हम दोनों एक एक कर विकास का ख्याल रख रहे थे। सुबह डॉक्टर घर आकर विकास की जांच कर वापस चले गए। पूरी जांच के बाद भी उन्हें बुखार का कोई लक्षण नहीं मिला, इसलिए अगले दिन मैंने उन्हें सब कुछ साफ साफ बताने का फैसला किया। रात भर विकास चैन की नींद नहीं सो पाया। वो थोड़ा सा घबराया हुआ था। फिर सुबह की ठंड ने उसके बुखार को कुछ कम कर दिया और तब जाकर वो सो गया। सुबह नींद से जागने के बाद अपने कमरे में मुझे अकेला देखकर उसने मुझसे अपेक्षित क्वेश्चन किया, पापा आप गए थे वहां? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने मुझसे अगला सवाल किया, क्या आपने वो आवाज सुनी? मैंने फिर से हाँ में सर हिलाया। गनीमत रही कि डॉक्टर साहब उसी समय अंदर आ गए और उन्हें आता देख विकास शांत हो गया। उसने आगे मुझसे कोई सवाल नहीं किया। मैं उसके सवालों से बच गया था, क्योंकि विकास ने आगे और कुछ भी पूछा होता तो शायद मैं उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाता। डॉक्टर जैसे ही उसे देखकर बाहर आ गए, मैं उनके साथ आंगन में चला गया और सबसे पहले उन्हें विकास के साथ घटी घटना के बारे में बताया और उसके बाद कैसे विकास ने मुझे वहां जाने की जिद की वो भी बताया। डॉक्टर साहब ने बस यही कहा, तो आपने जाने के लिए हाँ कहा था ना? मतलब ऐसे समय में हमें बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, पता नहीं किस बात को दिल पर ले लें। मैंने एक गहरी सांस लेते ही उनसे कहा, हाँ मैंने हाँ कहा था। और इतना ही नहीं, बल्कि उस रात यानी कल रात मैं वहां गया भी था। शायद उन्हें मुझसे इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें बोलने का मौका दिए बिना मैंने अपना बोलना जारी रखा और रात के अपने अनुभव के बारे में उन्हें शुरू से आखिर तक सब कुछ बताया। डॉक्टर साहब हैरान होकर मुझे देख रहे थे। लेकिन ये कैसे संभव है? मतलब एक बच्चे के लिए ऐसी बात पर विश्वास करना एक अलग बात है, और हम जैसे बड़े लोग अगर ऐसी बातों पर विश्वास करने लगेंगे तो बहुत अजीब लगता है। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, लेकिन डॉक्टर साहब जो मैंने खुद अपने कानों से सुना है उस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। डॉक्टर साहब ने मुझे समझाते हुए कहा, देखिए हमारी इंद्रियां अक्सर हमें धोखा देती हैं। जैसे कई बार हम एक स्पष्ट नाम को सुनते हैं, लगता है कि किसी ने हमें पुकारा है, और जब हम अपने आसपास खड़े इंसान से पूछते हैं कि आपने मुझे पुकारा, तब वो कहते हैं कि नहीं, और हम चौंक जाते हैं क्योंकि सच में हमें किसी ने भी नहीं पुकारा होता। कई बार हमारी आंखें तक हमें धोखा देती हैं। मैंने अपने आसपास देखते हुए डॉक्टर साहब की बात का जवाब दिया, लेकिन डॉक्टर धोखा एक बार होता तो समझ सकते हैं, पर मैं वहां 15-20 मिनट तक खड़ा था। इतनी देर तक भ्रम होना कैसे संभव है? आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? डॉक्टर साहब ने मेरे हाथ को पकड़कर मुझे दिलासा देते हुए कहा, मुझे एक ही उपाय दिखाई देता है। मैं आज शाम को फिर से विकास से मिलने आता हूँ। थोड़ी देर हो जाएगी पर जरूर आ जाऊंगा, फिर देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। मैंने उनकी बात को स्वीकार करते हुए कहा, जी जरूर। आप एक काम कीजिए, आपका सारा काम खत्म कर रात खाने के लिए आप यहीं आ जाइए, हमें भी अच्छा लगेगा। उन्होंने थोड़ा हाँ ना करते हुए निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। रात को डॉक्टर को घर आता देख सुशीला थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन मैंने उसे बताया कि मैंने ही उन्हें खाने पर निमंत्रण दिया है। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। सब कुछ जानने के बाद डॉक्टर ने फिर से विकास की अच्छी तरह से जांच की और उसकी दवा में कुछ बदलाव किए। उसे अच्छे से नींद आने के लिए उसे नींद की गोली दी गई। हमने रात को 10 बजे खाना खत्म किया और फिर थोड़ी बातचीत कर लगभग 11:30 बजे हम घर से निकल पड़े। घर से बाहर जाते ही हमें थोड़ी ठंड लगने लगी थी, इसलिए शरीर को थोड़ा गर्म करने के लिए हम थोड़ा तेज चलने लगे। हमने अपने साथ 2 बड़े टॉर्च लिए थे। हमारे चारों तरफ काली गहरी रात की शाही फैली हुई थी। उस घने अंधेरे में हम एक टॉर्च की रोशनी में उस घर की तरफ बढ़ रहे थे। जब हम उस घर के पास पहुंचे तब लगभग 12 बज चुके थे। टॉर्च लेकर डॉक्टर साहब ने दीवार के आगे पीछे हर तरफ ठीक से देखा। घास और पेड़ों के सिवाय वहां कुछ भी नहीं था। झिंगुरों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, बाकी सब कुछ एकदम शांत था। चारों ओर ध्यान से देखते हैं और ये सुनिश्चित करने के बाद डॉक्टर साहब ने उस चौखट के दोनों ओर टॉर्च को जलाकर रख दिया और उस दीवार के फिर से एक चक्कर लगाकर वो मेरे पास आकर खड़े हो गए। हम दोनों भी थोड़ा देर अंधेरे में खड़े थे। उन्होंने दीवार की ओर देखते हुए अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और पैंट की जेब से माचिस निकालकर तीली जलाई। वो सिगरेट को जलाकर पीते तभी हमें दरवाजे के पास से वो आवाज सुनाई दी, माँ दरवाजा खोलो ना माँ। उस आवाज को सुनकर डॉक्टर साहब किसी पुतले की तरह जम गए। मुंह में सिगरेट वैसी की वैसी थी। हालांकि मुझे ऐसी आवाज की उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही मैंने वो आवाज सुनी मैं भी चौंक गया। डॉक्टर साहब के दोनों हाथों के बीच पकड़ी माचिस की तीली भी आप भी जल रही थी। उस माचिस की आग की रोशनी में मैं उनके चेहरे के बदले हुए भाव को साफ देख पा रहा था।
माचिस की तीली को वहीं फेंक कर वो उस चौखट के पास चले गए, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ठीक कल की तरह वो बच्चा आज भी धीमी आवाज में अपनी माँ को पुकार रहा था। वो अपनी माँ को दरवाजा खोलने के लिए अनुरोध कर रहा था। बीच में डॉक्टर साहब ने एक दो बार तेज आवाज में उसे पुकार कर देखा, कौन है वहाँ? लेकिन वहां कोई भी नहीं था। लेकिन वहां जो भी था उसे मानो हमारी आवाज से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसे टॉर्च की रोशनी से कोई मतलब ही नहीं था। वो अब भी उसी तरह से अपनी माँ को पुकार रहा था और उसी बीच हमें दरवाजे पर थपथपाने जैसी आवाज भी सुनाई दी। बच्चे की पुकार में इतना दर्द था कि मुझसे वो सुना ही नहीं जा रहा था। ठीक कल की तरह ही कुछ वक्त बाद वो आवाजें धीमी होती चली गई और फिर अचानक से बंद हो गई। डॉक्टर साहब से अब कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं थी कि उनको मेरी बात पर विश्वास है या नहीं। उनका चेहरा ही सब कुछ बता रहा था। जब तक हम घर पहुंचे तब तक आधी रात हो चुकी थी। सुशीला अभी भी जाग रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि मैं इस बारे में इससे भी बात नहीं करूंगा। हमारे घर जाते ही सुशीला बार बार हमसे यह पूछने लगी कि इतनी रात को हम दोनों कहाँ गए थे। उसकी जिद के कारण आखिरकार मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वो सब कुछ सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सुनकर मैं सन्न रह गया। उसने कहा कि कल रात मुझे ले चलो वहां। मैंने घबरा कर उससे कहा, इसका क्या मतलब है? आधी रात में तुम कैसे जा सकती हो? नहीं, मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाने वाला। लेकिन उसने ठान ही लिया था कि उसे वहीं जाना ही है। उसने अपने आंसू को पोंछते हुए कहा, विकास मेरा बेटा है और मैं विकास के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। आप नहीं लेकर जाएंगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। उसकी वो बात सुनकर मैं चुपचाप विकास के पास जाकर बैठ गया। उससे क्या कहूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन भी विकास की हालत में कोई सुधार नहीं था। मैं विकास से इस विषय में बात नहीं करना चाहता था। मैं उस बात को टाल रहा था, लेकिन जब भी मैं उसकी आंखों में देखता था मुझे वही सवाल दिखाई देता कि क्या वहां गए थे। डॉक्टर साहब ने भी जाते वक्त बस इतना ही कहा, कल के अनुभव के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना चाहिए। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मुझे लगता है कि हमने वहां जो भी सुना था वो कभी किसी समय में वहां बीत चुका है। शायद वो भावना है, वो इच्छा है इतनी गहरी, इतनी चरम रही थी कि आसपास की प्रकृति पर उन्होंने हमेशा के लिए एक छाप छोड़ दी है और अब यही प्रकृति उसे किसी चक्र के तरह बार बार दोहरा रही है। हमने उस विषय पर बहुत देर तक चर्चा की, लेकिन कुछ भी उपाय नहीं निकला। पहले तो डॉक्टर साहब ने भी सुशीला के वहां जाने पर विरोध किया, लेकिन फिर उसकी जिद देखकर उन्होंने कहा उन्हें एक बार वहां लेकर जाने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी हमें वहां कोई खतरा नहीं था। मैंने डॉक्टर साहब को भी हमारे साथ आने के लिए अनुरोध किया और उस रात विकास की आंख लगने के बाद हम तीनों घर से निकल पड़े और कुछ ही देर में हम उस टूटी दीवार के पास पहुंचे। उस वक्त मैंने फिर से वो आवाज सुनी। तब मैंने सोचा कि रोज मैं उन्हीं शब्दों को सुन रहा हूँ जिनमें रोने की, हिचकने की आवाज है। ये किसी कैसेट को बार बार चलाने जैसा है। उनमें जरा भी बदलाव नहीं है, पता नहीं क्यों। पर इस बात को सोचकर मुझे उस बच्चे के लिए बहुत ही असहनीय महसूस होने लगा, लेकिन वास्तव में यह स्वाभाविक था। जैसे कि मैंने सोचा था, यह सब कुछ अगर यहीं घटी पिछली घटनाओं का क्रम है, मतलब आसपास की सृष्टि पर पड़ी कोई छाप है, तो जाहिर है इन सब की बार बार पुनरावृत्ति होगी। पर इन सब को रोकने का हमारे पास कोई उपाय नहीं था। इन सब बातों के बारे में सोचकर मेरा दिमाग चकराने लगा था, पर मेरी नजर सामने पड़ गई। देखा कि आज कुछ अलग हो रहा है। सुशीला मेरे साथ उस चौखट के ठीक सामने बस कुछ 2-4 कदम दूर ही खड़ी थी। सुशीला ने जब पहली बार उस आवाज को सुना तो वो तो चौंक ही गई और अचंभित होकर उस पुकार को सुनने लगी। उसके अंदर की माँ को वो दर्द भरी पुकार असहनीय लगने लगी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो एकदम से नीचे बैठ गई और उस चौखट की ओर अपनी बाहें फैलाकर उसने रोती कांपती आवाज में कहा, मेरे राजा बेटा आओ, मेरे पास आओ। कौन तुम्हें बाहर रख सकता है बेटा? हाँ बेटा, मेरे पास आ। देख, तेरे लिए मैंने दरवाजा खोल दिया है। हाँ मेरे लाल। बाहर से आ रही रोने की, हिचकने की आवाज एकदम से शांत हो गई। मेरी धड़कनें बढ़ चुकी थी। मैं निर्जीव होकर उस नज़ारे को देख रहा था और सोच रहा था क्या इस दुनिया से परे उस दुनिया तक सुशीला की ममता की पुकार पहुंची होगी। सुशीला ने फिर से उसे आवाज दी, मेरे बेटे, मेरे लाडले, हाँ मेरे पास आ। और फिर हमने महसूस किया कि दरवाजे से तेज रोशनी के साथ कुछ हो रहा है। वो देख मैं सुशीला को संभालने के लिए 2 कदम आगे बढ़ गया, लेकिन वो तेज रोशनी एक पल में सुशीला के सीने में समा गई। सुशीला ने अपने दोनों हाथों को अपने सीने के पास कसकर पकड़ लिया। हर तरफ अब फिर से सन्नाटा फैल गया। काफी देर तक वो मुस्कुराते हुए किसी को गले से लगाकर वहीं पर बैठी हुई थी। उस सन्नाटे को कोई भी तोड़ना नहीं चाहता था। मैं न जाने कब से सुशीला को देख रहा था। उसकी आंखें बंद थी, चेहरे पर एक तरफ की प्रसन्नता थी, आराम था। कुछ देर बाद वो उठकर चुपचाप घर की तरफ चलने लगी। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर इतना ही कहा
कि अब सब कुछ ठीक है। हम रात घर वापस आ गए। उस रात से विकास की हालत में अपने आप ही सुधार आने लगा। हमारे घर आने तक उसका बुखार तक उतर चुका था। इस घटना के 1-2 दिन बाद हम सब फिर मिले। तब डॉक्टर साहब ने हमें बताया। मैंने इस बारे में बहुत पूछताछ की कि वहाँ उस मकान में कौन रहता था, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। पता नहीं वहाँ क्या हुआ था। तब सुशीला वहीं खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए हमसे कहा, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मैंने वहाँ जो भी अनुभव किया था उसके बाद मेरे लिए जाने के लिए कुछ नहीं बचा। तुम पुरुष इस बात को समझ नहीं सकते। कुछ बातों के सवालों को छोड़ देना ही अच्छा होता है। भगवान जाने न जाने कितने सालों से वो मासूम अपनी माँ के लिए तड़प रहा था। अब कहीं जाकर वो अपनी पीड़ाओं से मुक्त हो गया है और यही मेरे लिए बहुत है। सुशीला की बात सच थी। उस दिन के बाद उस घर के पास किसी को भी कुछ नहीं सुनाई दिया। कोई आवाज नहीं, कोई पुकार नहीं। मैंने सुशीला से कई बार इस बारे में पूछ कर देखा कि उसने उस रात वहां क्या अनुभव किया था, उसने क्या देखा था या फिर क्या महसूस किया था, लेकिन मेरे कई बार पूछने के बाद भी उसने कभी भी मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं जब भी उससे ये सवाल करता था वो बस अपनी आंखें बंद कर लेती थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल जाती थी। शायद कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिनका जवाब शब्दों में नहीं दिया जा सकता, उन्हें बस महसूस करना पड़ता है। दोस्तों इसी के साथ ही कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक जरूर कर दें ताकि हम ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।